भारतीय राजनीति में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिससे उसके विरोधी भी पसंद करते हो। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कविताएं लिखता था लेकिन उसी ने भारत को परमाणु शक्ति भी बनाया। वो सत्ता में सबसे ऊपर पहुंचा लेकिन कई बार अपनी ही राजनीति में अकेला पड़ गए। सवाल ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी आखिर थे कौन? एक कवि, एक राष्ट्रवादी नेता। आइए जानते हैं इस वीडियो। अटल जी का जन्म 1924 में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अटल जी नेता के साथ साथ कवि भी थे। उनका कहना था कि कविता उनको विरासत में मिली थी। वे कम बोलने वाले व्यक्ति थे लेकिन एक बार किसी व्यक्ति को उनको सुनने का मौका मिल जाए तो उन्हें घंटों तक अपने भाषण से मंत्र मुक्त कर सकते थे। अटल जी अपने कॉलेज के दिनों से ही आरएसएस के सदस्य थे। उस समय उन्होंने आरएसएस में कई हिंदी प्रकाशनों का संपादन भी किया था। वाजपेयी, जिनका स्वभाव सौम्य था, अटल बिहारी वाजपेयी की संवेदनशीलता और कवि हृदय वाली छवि भारतीय राजनीति की आक्रामक दुनिया में अक्सर बेमेल व्यक्तित्व जैसी लगती थी। वो टकराव की राजनीति नहीं बल्कि सहमति की राजनीति में विश्वास रखते थे और शायद यही बात उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती थी। अब 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी लेकिन उस समय जनसंघ देश की राजनीति में एक छोटी और सीमित पहचान वाली पार्टी थी। उस समय उनकी विचारधारा को लेकर विरोध था और उस समय उनको हिंदी और हिंदुत्व की छवि ने पूरे देश भर में स्वीकार्यता तक नहीं दी थी। लेकिन इसी संघर्ष के बीच एक युवा वक्ता संसद की तरफ बढ़ रहा था। यह बात है 1957 की, जब युवा अटल जी ने संसद में अपना पहला भाषण दिया जिसने जवाहरलाल नेहरू तक को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने कहा, यह युवक एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी मोरारजी देसाई की सरकार में सन 1977 से 1980 तक विदेश मंत्री रहे। तब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय नेता तक बने थे। लेकिन इससे पहले 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू कर दी थी और इसी इमरजेंसी के दौरान अधिकांश विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था और इनमें अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। इमरजेंसी में धीरे धीरे पूरा देश डर के साये में जीने लगा था। अखबारों की सुर्खियां अब सरकार तय कर रही थी। सरकार के खिलाफ बोलना, लिखना, यहाँ तक कि सवाल पूछना भी खतरे से खाली नहीं था। रातों रात नेताओं की गिरफ्तारी की जा रही थी और लोकतंत्र की आवाज सेंसरशिप के नीचे दबती जा रही थी। इमरजेंसी के दौरान अटल जी को एम्स में लाया गया था लेकिन हर सुबह रोने की आवाज से उन्हें अंदर से झकझोर दिया था और वहीं से उनकी कविता दूर कहीं कोई रोता है लिखी थी। देश टेक्निकली तो लोकतंत्र था लेकिन उस दौर में लोकतंत्र का सबसे जरूरी चीज आजादी धीरे धीरे गायब हो रही थी और विपक्ष जेल में था। उस वक्त का ये दौर खत्म हुआ और जनसंघ से शुरू हुई राजनीतिक यात्रा इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। लेकिन विचारधारा और आरएसएस से जुड़े विवाद ने जल्द ही इस गठबंधन को तोड़ दिया और 1980 में एक नई पार्टी बनी, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, और उसके अध्यक्ष बने अटल बिहारी वाजपेयी। अब 1980 के दशक में अयोध्या राम मंदिर आंदोलन को धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बनने लगा और इसकी शुरुआत विश्व हिंदू परिषद ने की। लेकिन जल्द ही बीजेपी इस आंदोलन में राजनीतिक चेहरा बन गई और उसके सबसे आक्रामक नेता बन के उभरे लाल कृष्ण आडवाणी। 1990 में उनकी रथ यात्रा ने हिंदुत्व की राजनीति को पूरे देश में नई ताकत दे दी थी। राम मंदिर आंदोलन के साथ ही भारतीय राजनीति में एक नया चेहरा तेजी से उभर रहा था और वो था लाल कृष्ण आडवाणी जी। जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी नरम और सहमति वाली राजनीति के लिए जाने जाते थे, यहीं आडवाणी आक्रामक हिंदुत्व की आवाज बनते जा रहे थे। उनकी रथ यात्रा ने बीजेपी को सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक बड़े जन आंदोलन में बदल दिया था और धीरे धीरे पार्टी की राजनीति का केंद्र अटल जी से हटकर आडवाणी की तरफ जाने लगा। 1990 के दशक तक बीजेपी तेजी से बदल रही थी। राम मंदिर आंदोलन ने पार्टी को आक्रामक हिंदुत्व की तरफ धकेल दी और इस नई राजनीति में अटल जी धीरे धीरे पार्टी के भीतर अकेले पड़ने लगे। उनकी नरम और सहमति वाली राजनीति अब बीजेपी की नई दिशा से मेल नहीं खा रही। आरएसएस और पार्टी के कई नेता आडवाणी को भविष्य मान रहे थे जबकि अटल जी सिर्फ एक सम्मानित चेहरा बनकर रह गए। राम मंदिर आंदोलन बीजेपी को नई ताकत तो दे रहा था लेकिन इसके साथ ही राजनीति पहले से ज्यादा आक्रामक होती जा रही थी। आडवाणी इस नई राजनीति का चेहरा तो बन चुके थे जबकि अटल जी इस नए रास्ते को लेकर पूरी तरह सहज नहीं दिखते थे। वो पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता तो थे लेकिन शायद पार्टी जिस दिशा में जा रही थी वो दिशा अटल जी की राजनीति से अलग थी। 1996 में जब लंबे संघर्ष के बाद अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने तब बीजेपी लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि अटल जी वर्षों पुरानी राजनीतिक यात्रा आखिरकार अपने शिखर पर पहुंच गई है। लेकिन सत्ता तक पहुंचने का सफर सत्ता बचाने जितना आसान नहीं था। बीजेपी ने सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई थी लेकिन उसके पास बहुमत नहीं था। सरकार बनी लेकिन संसद में साथ देने वाले पर्याप्त सहयोगी नहीं जुटा सके और सिर्फ 13 दिनों बाद अटल जी को इस्तीफा देना पड़ा। विश्वास मत से पहले ही वो समझ चुके थे कि सरकार अब नहीं बचेगी लेकिन जाने से पहले उन्होंने संसद में ऐसा भाषण दिया जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। हार के उस पल में भी उनकी आवाज शांत थी। उन्होंने कहा, हम विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं और राष्ट्र की सेवा करते रहेंगे। फिर कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देने जा रहा हूँ। सिर्फ 13 दिन पहले उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी लेकिन अब सत्ता उनके हाथों से फिसल चुकी थी। जिस मंजिल तक पहुँचने में उन्होंने दशकों लगाए वो कुर्सी सिर्फ 13 दिनों ही में चली गई और शायद पहली बार अटल जी सच में राजनीतिक रूप से अकेले दिखाई दी। अब 1998 में भारत ने दुनिया को चौंका दिया था। राजस्थान के पोखरण में लगातार परमाणु परीक्षण किए गए। 1974 के
बाद पहली बार भारत ने खुले तौर पर अपनी परमाणु शक्ति दिखाई दी। कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिक गई। दुनिया नाराज थी, लेकिन भारत के भीतर अटल जी की छवि एक निर्णायक नेता की बन चुकी थी। लेकिन इसके कुछ ही महीनों बाद अटल जी ने पूरी दुनिया को फिर चौंका दिया था। हुआ यूं था कि 1999 में वो बस लेकर लाहौर पहुंचे और यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि दो परमाणु शक्तियों के बीच भरोसा बनाने की कोशिश थी। दुनिया को डर था कि दक्षिण एशिया के किसी बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अटल जी ने टकराव नहीं बल्कि बातचीत का रास्ता चुना। उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, यहाँ तक कि मीनारे पाकिस्तान भी गए। अटल जी मानते थे कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, इसलिए रिश्ते बेहतर बनाने होंगे। लेकिन शायद उन्हें तब तक अंदाजा नहीं था कि कुछ ही महीनों बाद कारगिल की पहाड़ियों में गोलियां चलने वाली थी। अटल जी की शांति की कोशिश ज्यादा लंबी नहीं चल सकी और कुछ ही महीनों बाद कारगिल युद्ध शुरू हो गया। जिस पाकिस्तान के साथ वो शांति की बात कर रहे थे, उसी की सेना भारतीय सीमा में घुस चुकी थी। दोस्ती की बस अब युद्ध में बदल चुकी थी और शायद ही अटल जी का भरोसा भी टूट गया था। 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी भारत के सबसे लोकप्रिय नेताओं में गिने जाने लगे थे। देश तेजी से बदल रहा था, सड़कें, अर्थव्यवस्था और भारत की ग्लोबल इमेज सबको इंडिया शाइनिंग कहा जा रहा था। बीजेपी को लगने लगा था कि जीत लगभग तय है। सरकार को भरोसा था कि विकास की यह छवि आसानी से फिर सत्ता में लौटा देगी। लेकिन शायद ही दिल्ली की राजनीति देश के हर हिस्से की हकीकत नहीं देख पा रही थी। जब चुनाव के नतीजे आए तो पूरा देश चौंक गया था। अटल जी की सरकार हार चुकी थी। जिस जीत को लगभग तय माना जा रहा था, वो अचानक हार में बदल गई। अटल जी आज भी लोगों के पसंदीदा नेता थे। उनकी छवि और सम्मान अब भी कायम था। लेकिन लोकतंत्र में लोकप्रियता हमेशा सत्ता की गारंटी नहीं होती। और 2004 ये बात साफ कर दी थी कि अटल जी ने राजनीति में सब कुछ देखा था, संघर्ष, सत्ता, युद्ध और जीत और हार। लेकिन शायद सबसे कठिन पल वो था जब देश उन्हें पसंद तो करता था, पर उनकी सरकार जब सत्ता में नहीं थी। सत्ता के शिखर पर खड़ा वो नेता धीरे धीरे राजनीतिक रूप से अकेला पड़ता जा रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी शायद मूल रूप से राजनेता बनना ही नहीं चाहते थे। वो कवि बनना चाहते, लेखक या पत्रकार बनना चाहते थे। लेकिन उनकी वाक्यपटुता और उनकी संवेदनशीलता धीरे धीरे उन्हें राजनीति की तरफ ले आई। और शायद ये वजह थी कि वो बाकी नेताओं से अलग दिखाई देते थे। वो सिर्फ भाषण नहीं देते थे, वो राजनीति में कविता भी लेकर आए थे। अब अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के उन दुर्लभ नेताओं में से थे जिन्हें सिर्फ उनके समर्थक ही नहीं बल्कि विरोधी भी सम्मान देते थे। वो टकराव की नहीं, संवाद की राजनीति में विश्वास रखते थे। आक्रामक राजनीति के दौर में भी वो एक नरम चेहरा बने रहे, एक ऐसे नेता जो कविताएं लिखता था और विपक्ष की भी सुनता था। अटल जी कई बार सत्ता में आए और सत्ता से बाहर भी गए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी विरासत थी उनकी भाषा, उनकी संवेदनशीलता और राजनीति में देखने का उनका तरीका। शायद इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ एक नेता नहीं, भारतीय राजनीति का एक अलग अध्याय बन गए।